एक ऐसा बुखार जिसको हम दिमागी बुखार भी कहते हैं और मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस में हमारी दिमाग की जो झिल्ली होती है वहाँ पर सूजन आ जाती है। हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास पाया जाने वाला तरल पदार्थ में अगर इन्फेक्शन हो जाए और वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स हैं, वहाँ की जो झिल्लियाँ हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको हम मेनिंजिस कहते हैं, इस कॉल्ड मेनिंजाइटिस। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें अचानक से तेज़ बुखार आता है, सर में दर्द होता है। सबसे अहम पहचान इसकी ये होती है कि इसमें गर्दन में एक अकड़न सी आ जाती है, पेन हो जाता है इसमें और पेशेंट जो है गर्दन घुमाने में भी असमर्थ हो जाता है, यानी बहुत टाइटनेस उसकी गर्दन में हो जाती है। वो अपनी गर्दन को जो है, अपनी नेक को इधर उधर घुमाने में, मूवमेंट करने में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। साथ साथ मितली आना, उबकाई आना, वॉमिटिंग होना, ये भी एक आम लक्षण देखने को मिलता है। सर में बहुत तेज़ दर्द होता है पेशेंट के, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है उसको दिमागी बुखार से। इसके अलावा उसको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तेज़ रोशनी बुरी लगती है और उसकी स्किन पर रेड पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अगर कारण की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जैसे हमारे जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है ये इन्फेक्शन, और वहां पर जाकर ये इन्फ्लेमेशन और सूजन पैदा कर देता है। आमतौर से कान या साइनस के इन्फेक्शन की वजह से या फिर स्कुल यानी खोपड़ी में किसी के चोट लग गई है उसके दौरान या सर्जरी के दौरान भी इसका इन्फेक्शन हमारे ब्रेन स्टेम तक पहुंच जाता है। इसके हम बैक्टीरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और लिस्टेरिया काफ़ी अहम माने जाते हैं। इसके अलावा और भी इन्फेक्शन हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाती है, जैसे बैक्टीरियल तो आप जानते ही हैं, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन भी अहम माने जाते हैं मेनिंजाइटिस के बुखार में, यानी दिमागी बुखार में। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुतासिर 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं या फिर 20 साल से कम उम्र के जो एडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा शिकार होते हैं। साथ साथ गर्भवती महिलाएं भी इसमें ज़्यादा शिकार होती हैं और वो लोग जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है काफ़ी वीक है वो लोग भी इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। इसके रोकथाम और बचाव के लिए ख़ास तौर से हमें छोटे बच्चों पर ध्यान देना है। उनके सुबह शाम टूथब्रश कराना है, दिन में कई बार हाथ वॉश कराना है। साथ साथ बाहर की चीज़ों से, फास्ट फूड से और तली हुई चीज़ों से उन्हें बचाना है। उनका वीक इम्यून सिस्टम नहीं होना चाहिए और फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और अपना इम्यून सिस्टम बरकरार रहे। बड़ों को भी चाहिए कि वो भी अपना इम्यून सिस्टम, अपना जो प्रतिरोधक क्षमता है उस पर विशेष ध्यान दें। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड कल्चर करा सकते हैं, स्लाइड स्ट्रेन करा सकते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं और स्पाइनल टेपिंग करा सकते हैं जिसमें हम स्पाइनल से कुछ फ्लूइड निकालते हैं और सीएसएफ उसकी जांच कराने को लैब में भेजते हैं ताकि इसकी डायग्नोसिस हम आसानी से कर सकें। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस होने के बाद ही हो सकता है कि पेशेंट, ये भी कंडीशन देखी जाएगी कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर वो कॉन्शियस है तो मेडिसिन, ओरली मेडिसिन से भी कोशिश की जा सकती है ठीक करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर इन केसेस में पेशेंट अनकॉन्शियस यानी बेहोशी के आलम में होता है। तो ज़रूरी है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से, कुशल डॉक्टर से मिलकर इसका परामर्श करें, पेशेंट को जल्द से जल्द एडमिट करें ताकि उसका ट्रीटमेंट वक्त रहते बहुत जल्दी शुरू हो जाए ताकि उसका जीवन हम बचा सकें। धन्यवाद।